गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग विद्युत धारा जो चैप्टर है इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। इम्पॉर्टेंस जो पॉइंट्स है, जो मुख्य बिंदु है इस पूरे चैप्टर का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है तो कैसे करें, उसी को हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कहते हैं उस चीज़ को। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले पॉइंट्स में किसी पदार्थ की मौलिक इकाई को परमाणु कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ जिससे बन करके, जिस छोटे छोटे कण से बन करके बना हुआ है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। एक धनावेशित जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ऋणावेशित जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अनावेशित जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। अनावेशित मतलब जिसपे न धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु की रचना 3 मौलिक कणों से होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र या परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हुए रहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब परमाणु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। जब किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन आता है या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पे आवेश आता है। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, और किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से पदार्थ धनावेशित हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से पदार्थ ऋणावेशित हो जाते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो कूलम होता है, जिसको C से हम लोग दिखाते हैं। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसको बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। आवेश को विद्युत रोधी मतलब कहते हैं, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उसको विद्युत रोधी कहते हैं। आवेश को विद्युत रोधी पदार्थ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ विद्युत रोधी होगा उससे आवेश पास नहीं कर सकता। विद्युत रोधी मतलब जिससे कि आपकी विद्युत की सप्लाई या विद्युत की धारा न बहे, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ से आवेश नहीं बह सकता। चालक से आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। चालक को कंडक्टर कहते हैं। चालक मतलब होता है कि उस पर आवेश है और उस आवेश के कारण वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका आवेश जा सकता है। आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। आवेश सपोज धनात्मक से ऋणात्मक में जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग आवेश का चालन कहते हैं, कंडक्शन ऑफ चार्ज। किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चालक के अंदर जब आपकी आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो आवेश का जो एक सिरे से दूसरे सिरे में जो जाना होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अवश्य होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अवश्य होता है। विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 2 चार्ज में दोनों का अगर विभवांतर, अगर दोनों पॉइंटों का विभवांतर अगर समान हो जाए तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती।
तो जिस जिस दो बिंदुओं के बीच में चार्ज जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो चार्ज प्रवाहित तभी होगा जब दोनों बिंदुओं के बीच का विभव को अंतर जरूर होना चाहिए। विद्युत धारा के सतत तथा बंद मतलब कंटिन्यूअस और क्लोज पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक ऐसा व्यवस्था जिसमें कि चार्ज आपका घूम सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत की दिशा को मानती है। विद्युत धारा को हम लोग धनात्मक मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक मानते हैं। तो धनात्मक का जो धनात्मक की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक, और ऋणात्मक की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक। इसलिए विद्युत धारा हरदम धनात्मक से ऋणात्मक चलेगा और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक चलेगा। इसीलिए विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य है। अगर अनंत में कोई आपका एक इकाई आवेश है, 1 कूलम का आवेश है, और जब एक विद्युत आवेशित वस्तु के जब अंदर हम लेकर के आएंगे तो दोनों में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों में सकारात्मक धनात्मक जो है उसका दोनों का ये साइन है। तो वैसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों एक दूसरे को ढकेलेगी, लेकिन फिर भी वो अनंत से चाल उस चार्ज बॉडी, उस विद्युत विभव, वो जो विद्युत जिसमें था उस बॉडी के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब कि चार्ज बॉडी को यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है, और वो कार्य क्या है? दूरी मतलब विस्थापन गुने बल। और यही विस्थापन गुने बल जो हो जाता है वो ऐसे सिचुएशन में इनका ये विभवांतर हो जाता है, दोनों का विभवांतर हो जाता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य है। तो इकाई आवेश को जब अनंत से हम उसको किसी भी जो कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी के अंदर में जब लाते हैं, तो जो हमारे साथ कोई हमारे द्वारा उस वस्तु पे जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत बल एवं विभव, विद्युत बल और विद्युत विभव अनंत पर शून्य माने जाते हैं। अगर हमको दूरी नहीं मालूम है कि कितनी दूरी तक हमको विद्युत बल निकालना है या कितनी दूरी तक विद्युत विभव निकालना है, अगर दूरी क्लियर नहीं है तो वहां पर हम इन दोनों का मान शून्य मान लेते हैं। धनावेशित पिंड का विभव धनात्मक होता है, जबकि ऋणावेशित पिंड का विभव ऋणात्मक होता है। एकांक मतलब होता है इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब अब हम ये समझे कि एक ऐसा हमने पदार्थ ले रखा है जो कि जिसके अंदर चार्ज जो है, जिसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक जो ले ले तो हम धनात्मक ही मानते हैं कि उस वस्तु पे पूरा जो है धनात्मक चार्ज है। उस धनात्मक चार्ज के अंदर अगर एक इकाई चार्ज को दूसरे इकाई चार्ज के पास लाने में जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, उस कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। मतलब धनात्मक जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है,
जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ पोटेंशियल कम होता है उस दिशा में भी बहता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि नदी का बहाव जो होता है वो ऊंचाई से गहराई के साइड में होती है। अगर यहाँ पर अगर ये हम मान लेते हैं कि नदी जो है ये यहाँ से यहाँ तक नदी बह रही है, अगर दोनों का ऊंचाई बराबर हो तो नदी की धारा नहीं बह सकती, करंट जो है यहाँ पर पानी नहीं बह सकता। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि करंट जीरो है। लेकिन अगर इनकी ऊंचाई में दूरी आ गई तो पानी का बहाव जो होगा वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर दोनों के विभव का अंतर जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा पास करेगा, और जो धनात्मक जो धन आवेश जो चार्ज होता है वो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाता है जहाँ पर धन ज़्यादा होता है, उधर से जहाँ पर आपका विभव कम होता है उस डायरेक्शन में उस दिशा में बहता है। जबकि ऋणात्मक आवेश निगेटिव मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। अब एक बैटरी जो होती है, जब हम लोग नया बाजार से लेके जो बैटरी को आते हैं तो बैटरी के एक जो पॉइंट होता है उसको हम लोग धनात्मक और बैटरी के दूसरे पॉइंट को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। तो जब शुरू में क्या होता है कि बैटरी के दोनों एंड पे एक पे पूरी ऋणात्मक रहेगी, दूसरे पे पूरी धनात्मक रहेगी, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग एक सर्किट से जोड़ देते हैं, मतलब तार से कनेक्ट करके बल्ब से जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर चार्ज जो है, आवेश जो है वो बहना शुरू हो जाता है। अब धन आवेश जो होता है वो बह करके ऋण आवेश में आता है और ऋण आवेश बह करके धन आवेश में जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आपके धनात्मक और ऋणात्मक जो बैटरी का सेल पॉइंट है दोनों जगह धनात्मक ऋणात्मक बराबर ना हो जाए। बैटरी के इस एंड पे भी जितने धनात्मक उतने ऋणात्मक हो जाए, बैटरी के इस एंड पे भी जितने धनात्मक उतने ऋणात्मक हो जाए। जब ये स्थिति आ जाएगी तो इससे करंट का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो करना, आवेश का फ्लो करना जीरो हो जाता है। सेलों की समूह व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। छोटे छोटे सेल जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बड़ा रूप ले लेता है और जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी का मीनिंग, बैटरी का मतलब क्या है, तो बैटरी का मतलब आपका यही निकल करके आता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का कंटिन्यूअस करते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख परिपथ आरेख यानी सर्किट डायग्राम हम लोग कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम का मतलब हो गया कि एक ऐसा विद्युत परिपथ कि जिसमें हम लोग बल्ब को भी दिखाते हैं, स्विच को भी दिखाते हैं, अगर किसी तरह का रेसिस्टेंस रहता है तो उस रेसिस्टेंस को भी हम लोग दिखाते हैं। जब ये सारी व्यवस्था जब एक जगह जब दिखाई जाती है तो उसी को हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। एक परिपथ आरेख में आपका ए मीटर भी रहता है, वोल्ट मीटर भी रहता है, बैटरी भी रहती है। अब उसमें आपने लाइट या कुछ चीज़ों को लगा रखा है तो वो भी रहता है। तो सबको कंबाइंड रूप में परिपथ आरेख कहते हैं। दो आवेशों के परिपथ इंटरसेक्शन, परिपथ इंटरसेक्शन मतलब होता है जहाँ पर वो दोनों चार्जें एक दूसरे को काटती है, से उत्पन्न संरचना में विद्युत स्थितिज ऊर्जा रहती है। देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है ये कि विद्युत का वह स्थिति जहाँ पर कि आवेश जो है वो बहता नहीं है, एक जगह स्टोर रहता है। जैसे कि अगर हमने काफ़ी देर तक अपने बालों के साथ कंघी किया हुआ है तो कंघी से हमको नहीं दिखता है कहीं चार्ज जो है, कहीं आवेश जो है वो कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है। लेकिन अब उस कंघी को जब जैसे ही हम लोग छोटे छोटे पेपर के नज़दीक लेके जाते हैं तो पेपर को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो विद्युत की ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति को ही हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
किसी चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम I = Q/T से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब आप सीधे आपका ऐसा समझे कि अगर धारा जो होती है किसी भी चालक में जो धारा निकालते हैं वो एक चार्ज का, एक आवेश का फ्लो इकाई समय में कितना हुआ, 1 सेकंड में चार्ज का फ्लो कितना हुआ, या 1 मिनट में चार्ज का फ्लो कितना हुआ, या 1 घंटे में चार्ज का फ्लो कितना हुआ। जब ये मेजरमेंट करते हैं, जब ये परिमाप निकालते हैं, तो उसी को हम लोग धारा का प्रवाह कहते हैं, जिसको कि I से दिखाते हैं। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से प्रवाहित धारा का परिणाम 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर का मतलब ही होता है कि जब इसमें 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी चालक वस्तु से पास करे तो वहाँ पर जो करंट, जो आपका धारा जो बनेगी वो 1 एम्पियर बनेगी, क्योंकि विद्युत धारा का परिमाप जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 एम्पियर = 1 कूलम बटे 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश बह रहा है तो हम उसको कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। किसी विद्युत परिपथ में ए मीटर से धारा मापी जाती है। ए मीटर, वोल्ट मीटर, 2 तरह के मेजरमेंट होते हैं। हम लोग कुछ इस तरह का इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ पर ए मीटर जो है वो विद्युत परिपथ में कितना करंट बह रहा है, कितना एम्पियर करंट बह रहा है, 10 एम्पियर बह रहा है, 20 एम्पियर बह रहा है, इसका जो मापन हम लोग कहते हैं वो ए मीटर से कहते हैं। परिपथ में जुड़े उपकरणों के साथ ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब कि करंट की धारा की दिशा में ही उस तार में हम लोग ए मीटर को जोड़ देते हैं, जिससे कि वो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में वो जुड़ा हुआ रहता है। ए मीटर के धनात्मक टर्मिनल पर धारा प्रवेश करती है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक होता है। इसलिए ए मीटर का जो धनात्मक टर्मिनल है वो धारा प्रवेश, वहाँ से धारा आपके प्रवेश करती है, और ऋणात्मक टर्मिनल जो होता है, जो नेगेटिव पॉइंट होता है टर्मिनल का, उससे आपकी धारा बाहर निकलती है। वोल्ट मीटर को परिपथ के उपकरणों के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर का मापन करता है। विभव का मापन जो है, विभव का जो अंतर है उसको मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हरदम समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है, और ए मीटर जो है वो श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा रहता है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का जो नियम है, ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप, एक अवस्था है, स्थिर रहे, मतलब उसकी भौतिक अवस्था जो है वो बदले नहीं, जो जैसे है वही सिचुएशन, वही कंडीशन पे रहे, तब उसमें अगर हम लोग करंट का प्रवाह कर रहे हैं तो उनके सिरों के बीच, मान लीजिए ए से बी तक हम करंट का प्रवाह कर रहे हैं, तो ए और इनके बीच का जो विभवांतर है वो जो धारा बह रही है उसके समानांतर होता है, समानुपाती होता है। मतलब I जो होगा वो समानुपाती होगा उसके विभवांतर के। करंट बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। अब ये जो हमने जो साइन दे रखा है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है। इसको हटा करके अगर हम बराबर का साइन लेके आएंगे तो एक ऐसा चीज़ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका वैल्यू जो होता है, मान हरदम स्थिर रहे, तो वहाँ पर वो R हो जाता है। तो V = IR हमको मिला ओम्स लॉ से, जहाँ R आपकी प्रतिरोध है और R जो होता है वो हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग अलग होता है।
जैसे अगर लोहा ले लें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन लोहे में जब करंट जितना देंगे उसका विभवांतर उतना होगा। अगर हम कॉपर में करंट दे रहे हैं, कम कर रहे हैं तो विभवांतर कम होगा, करंट ज़्यादा दे रहे हैं कॉपर में तो आपका विभवांतर भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि करंट जो है कॉपर में ही जा रहा है, इसलिए उसका प्रतिरोध जो होगा आपके कॉपर का वो चेंज नहीं होगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब किसी चालक से जो धारा बह रही है, अगर उसके प्रतिरोध के बारे में देखा जाए तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ये प्रतिरोध है और ये धारा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। पदार्थ के उस गुण को जिसके कारण उससे प्रभावित धारा का विरोध होता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर एक वस्तु से धारा प्रवाहित हो रही है और ऐसा लग रहा है कि धारा जिस स्पीड से जानी चाहिए उस स्पीड से नहीं जा रही है, तो उसमें धारा के विपरीत दिशा में एक प्रतिरोध लग रहा है, और वो प्रतिरोध को ही उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोधक एक युक्ति है तथा प्रतिरोध उसका गुण है। प्रतिरोध उसका गुण है और प्रतिरोधक एक युक्ति है। जैसे कि आयरन एक प्रतिरोधक है और उसके अंदर करंट को बहने से रोकने के लिए एक गुण होता है, उस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कैसे समझे कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो आपके अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल क्या होता है थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारा एक पेंसिल हो गया, तो इस पेंसिल का अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पेंसिल का सबसे आगे वाला जो भाग होगा इसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आगे वाला जो है भाग वो एक वृत्त है और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो पूरे पेंसिल का त्रिज्या वही है। अब अगर इस वृत्त की चौड़ाई बढ़ेगी तो पूरे पेंसिल की चौड़ाई बढ़ेगी, वृत्त की चौड़ाई अगर घटेगी तो पेंसिल की चौड़ाई घटेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो वही कह रहा है कि अगर आपका अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो साइन है, ये जो सिग्नल है, इसको हटाने के लिए फिर एक स्थिर मान से हम लोग इसको मल्टीप्लाई गुना करते हैं, जिसको कि हम लोग रो कहते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बोला जाता है रो। तो यहाँ से आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, एल हो गया लंबाई हो गया उस वस्तु की जिससे कि धारा प्रवाहित हो रही है, ए हो गया उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इस साइन को हटाने के लिए जब इक्वल टू डालते हैं तो एक स्थिर मान से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको कि रो कहा जाता है। जहाँ रो एक नियतांक है, एक स्थिर मांग है, जिसका कि मान जो होता है वो बदलता नहीं है, जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, रेसिस्टिविटी। अब प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। विद्युत की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातु ले लें अदरवाइज मिश्र धातु ले लें तो इन दोनों की प्रतिरोधकता वो बहुत ही कम हो जाती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है। मतलब जिससे कि विद्युत जल्दी जो है प्रवाह नहीं कर सकता, बह नहीं सकता। जैसे टंगस्टन होता है और नाइक्रोम होता है,
तो ये सब ऐसे पदार्थ है जिससे कि करंट जल्दी पास नहीं कर सकता, धारा जल्दी पास नहीं कर सकती। इसका मतलब इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोधकता भी अत्यधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिरोधकता अगर बढ़ती है तो उसका प्रतिरोधक भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगी। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम समूह में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को जोड़ने की केवल दो ही प्रक्रिया है। एक श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज दूसरा होता है पार्श्व क्रम में, मतलब सीरीज में जोड़ सकते हैं या पैरेलल में जोड़ सकते हैं। और अगर हम उसको सीरीज में जोड़ रहे हैं, अगर R1 R2 R3 जो है इतने सारे प्रतिरोधक हैं और श्रेणी क्रम में अगर हम इनको जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोधक जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे हो जाएगा। और यही जब हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R हो जाएगा। यहाँ पर R जो है वो समतुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है? तो जब आप जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान जो आएगा, सेम प्रतिरोध को जब आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें जो आपका समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो समतुल्य प्रतिरोध समानांतर वाले में वो कम आएगा और सीरीज वाले में, श्रेणी वाले में समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो ज़्यादा आएगा। तो आज की क्लासेस में हम लोग विद्युत धारा से इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक को डिस्कस किया। ये आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट को और इम्प्रूव करेगा और शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।